हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो साइकेट्रिक की सीरीज चल रही है, जो कि हम पूरा साइकेट्रिक पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने जो कल का टॉपिक पढ़ा था नेक्स्ट वाला, वो आपकी कॉग्निटिव थेरेपी थी। तो कॉग्निटिव थेरेपी में हमने मेन क्या पढ़ा था कि एक सोच को बदलना। जो पेशेंट के पास निगेटिव थॉट है, अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, बिना परमिशन के थॉट उसको बार बार आ रहे हैं, ऐसी एक सोच जो कि बिल्कुल निगेटिव है, उस सोच को ही चेंज कर देना, बदल देना या फिर रोक देना। ठीक है, यही सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, या तो सोच को रोक दो या बदल दो या उसको रिप्लेस कर दो किसी पॉजिटिव थॉट से। यही टेक्निक्स थी उसमें कल वाली क्लासेस में। खुद उसको देख लेना, जो भी बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो पूरा अपने उसमें प्लेलिस्ट में जाके पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं साइकेट्रिक का। आज की आपकी जो थेरेपी है वो है थेराप्यूटिक कम्युनिटी थेरेपी, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिलियू थेरेपी। मिलियू का मतलब होता है इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग। तो इस थेरेपी का मेन पर्पज क्या होता है कि एक पेशेंट जो कि अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जो लोगों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, लोगों के साथ टीम वर्क के लिए काम नहीं कर पा रहा है, टीम वर्क यानी कि टीम बना के काम नहीं कर पा रहा है, और उसमें क्योंकि वो एक तो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, तो इनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये सब नहीं कर पा रहे होते हैं जब पेशेंट, तो उनमें वो सब चीज़ें डेवलप करने के लिए, जैसे कि लीडरशिप हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचना हो गया, सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए या फिर इन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे से पेशेंट अपना ले, वो करने के लिए ही जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनमें थेराप्यूटिक कम्युनिटी थेरेपी दी जाती है या फिर मिलियू थेरेपी दी जाती है उन पेशेंट्स में। ठीक है, आई होप कि इसका मतलब समझ में आ गया हो कि किन पेशेंट्स को देते हैं और क्यों देते हैं। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिटी जो फर्स्ट डेवलप्ड बाई मैक्सवेल जोन्स इन 1953। ये जो मिलियू थेरेपी का या फिर कम्युनिटी थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट आया था सबसे पहले, वो मैक्सवेल जोन्स ने दिया था। और वो कब दिया था? 1953 में दिया था सबसे पहले। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मैक्सवेल जोन्स ने, लेकिन ये जो थेरेपी आपकी दी थी वो दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी, वो आपकी स्टुअर्ट और संदीन ने दी थी। इसमें देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ थेरेपी वेयर द पेशेंट सराउंडिंग्स एनवायरमेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। अब कितनी अच्छी बात है कि इसमें देखो, सीधी सी बात, जो थेरेपी होती है उनमें कोई मेडिसिन का तो यूज कर नहीं रहे होते हैं, उसमें थेरेपिस्ट जस्ट सिखाते हैं सब चीज़ें पेशेंट्स को। ठीक है, तो उसमें जैसे हमने बिहेवियर थेरेपी में पढ़ा, तो उसमें वो क्या सिखाते हैं, उसमें किस तरीके से बिहेव करना है लोगों से। ठीक है, वो सारी चीज़ें उनमें डेवलप की जाती हैं। अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो उनको टोकन देते हैं, जिससे और वो अच्छा काम कर रहे हैं ना। इस तरीके के जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी आपकी, कॉग्निटिव थेरेपी, उसमें पूरा कॉग्निशन जो अल्टर्ड हुआ होता है पेशेंट का, जो सोच गलत हुई होती है उसको सही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है मिलियू थेरेपी की, तो यहाँ पे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब जो खराब हो चुका होता है पेशेंट्स का, जैसे कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों से ग्रुप में रह के काम करना, और लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस आना अंदर में, ये सब चीज़ें सिखाते हैं इसमें थेरेपी के थ्रू। और कुछ नहीं होती है, थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट्स को बदलते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं बिना मेडिसिन के, वही चीज़ होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो उसी को यूज करते हैं, उस एनवायरनमेंट को ही यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें पिकअप करते हैं थेरेपिस्ट जो रहते हैं कि उन पेशेंट्स में पॉजिटिव चीज़ें आएँ। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये होती है थेरेपी। देखो, इसमें मिलियू का मतलब क्या है, मीन्स एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स, इसलिए हम इसको मिलियू थेरेपी बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन देख लो एक बार क्या है मिलियू थेरेपी की। स्टुअर्ट एंड संडीन ने ये दी थी डेफिनेशन। किसने दी थी इसकी, मिलियू थेरेपी की? स्टुअर्ट एंड संडीन ने डिफाइंड थेराप्यूटिक कम्युनिटी एज ए थेरेपी। थेराप्यूटिक कम्युनिटी कैसे उन्होंने डिफाइन की? एक थेरेपी की तरह, इन विच, जिसमें क्या होता है, पेशेंट्स सोशली इन्वायरमेंट वुड बी यूज टू प्रोवाइड ए थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट बाई इन्वॉल्विंग हिम एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन हिज ओन केयर एंड द डेली प्रॉब्लम्स ऑफ हिज कम्युनिटी। संडीन और स्टुअर्ट ने क्या बताया कि पेशेंट के सराउंडिंग में ही जो इन्वायरमेंट है पेशेंट का, जो सोसाइटी है, जो भी लोग रह रहे हैं, उसी को यूज्ड करते हैं, एक थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस करवाते हैं वहाँ पे पेशेंट्स को। ये करवाते हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए हैं और हम आपको आपका साथ दे रहे हैं। तो वहाँ पे देखो, एक पेशेंट जो रहता है या फिर कोई बीमार इंसान होता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ तो होती है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वही तो थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मरीज का। तो यहाँ पे भी जो पेशेंट एडमिट रहते हैं मेंटल असाइलम में, वहाँ थेरेपी चल रही होती है, तो उन पेशेंट्स को थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस ही कराते हैं जो थेरेपिस्ट रहते हैं। किस लिए? फॉर द पेशेंट बाई इन्वॉल्विंग हिम एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, कि वो पेशेंट पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये एश्योरेंस नहीं दोगे पेशेंट्स को कि तुम ठीक हो जाओगे, तो क्या वो मेडिसिन लेगा? नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वही चीज़ होती है कि उसको ये एक्सपीरियंस करा दो कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, या फिर उसको एनकरेज करो, है ना। इन हिज ओन केयर, उसकी खुद की केयर के लिए वो ये सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन चीज़ों में, जैसे कि उसकी खुद की केयर हो गई, डेली प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर
कम्युनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो उनके लिए वो खुद से एनकरेज होकर पार्टिसिपेट करे। ये है पूरा डेफिनेशन का मतलब। ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मेन उद्देश्य या फिर एम भी। ऑब्जेक्टिव और एम एक जैसे होते हैं कि कोई भी काम है उसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वही रहते हैं। तो देखो ये थेरेपी क्यों दी जाती है मेंटली इल पेशेंट में। सो एक एक पॉइंट करके हम इसमें देखेंगे। टू यूज सोशल इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड ए थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस फॉर हिम। जो पेशेंट्स रहते हैं सोशल इन्वायरमेंट यूज करके एक थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस देने के लिए थेरेपी यूज की जाती है। नेक्स्ट है मेक द पेशेंट एक्टिव, एक्टिव बनाने के लिए सो ही टेक्स पार्ट इन हिज ओन केयर, जॉइंस डेली एक्टिविटीज ऑफ द वार्ड। इसमें हम पेशेंट को एक एक्टिव पर्सन बनाते हैं जिससे वो अपने खुद की लाइफ के लिए जो चीज़ें हैं, केयर करना, पर्सनल हाइजीन करना, अपने खुद के काम करना, वो करना सीख जाए और जो डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं वार्ड के अंदर उनमें वो पार्टिसिपेट करे। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाते हैं। इट हेल्प्स टू पेशेंट सॉल्व प्रॉब्लम, प्लान एक्टिविटीज़ एंड फॉलोइंग रूल्स। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैन इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है मेक द पेशेंट मोर इंडिपेंडेंट। मोर इंडिपेंडेंट का मतलब है वो सारी चीज़ें खुद से कर सके, अपने आप से कर सके। इट हेल्प्स हिम गेन कंट्रोल ओवर हिज डेली लाइफ। उसकी डेली लाइफ पे कंट्रोल कैसा रहेगा कि वो अपना देखो ब्रश खुद कर लेगा, नहा लेगा, कपड़े धो लेगा, अपने सारा सामान सेट करके रख लेगा, खाना खा लेगा, ठीक है, मेडिसिन का उसको टाइम पता होगा कब दवाइयाँ खानी है, खुद से मांग लेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, यही इंडिपेंडेंसी होती है एक मेंटली इल पेशेंट के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब के लिए प्रिपरेशन करे और जॉब हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन तो है नहीं अपनी तरह की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिपेंडेंसी इस टाइप की होगी। उनकी इंडिपेंडेंसी डेली लाइफ को करना ही उनकी इंडिपेंडेंसी होती है जो मेंटली इल पेशेंट रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, हेल्प द पेशेंट अंडरस्टैंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स अदर। और हम पेशेंट्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो दूसरों को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इस थेरेपी के दौरान। सो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिटी, यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं इसमें। सो फ्री कम्युनिकेशन, पेशेंट को अलाउ करते हैं बिल्कुल फ्री, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो फ्रीली डिस्कस कर सकता है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि स्टाफ और पेशेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें पूरा स्टाफ और पेशेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो काम स्टाफ कर रहा है ना वो पेशेंट को भी करने के लिए देते हैं, इसलिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इसमें देखो एक्टिव पार्टिसिपेशंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी डिसीजंस लिया जा रहा है वार्ड के लिए, किसी भी तरीके का, खाना कितने बजे होगा, उसकी मेडिसिन, खेलने का टाइम, एक शेड्यूल पूरा बनता है कि इतने बजे टीवी देखना, इतने बजे खेलना, इतने बजे ये एक्टिविटी, ये तो वो जो डिसीजंस स्टाफ लेता है उनमें पेशेंट्स को इन्वॉल्व करना एक तरीके से। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेशंस एंड अथॉरिटी। और क्या करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स को ये भी समझ आता है कि रोल हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, और लिमिटेशन से भी पता होनी चाहिए, यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या है उन पेशेंट्स की। सो ये हो गए आपके एलिमेंट्स थेराप्यूटिक कम्युनिटी के। अब हम देखते हैं कंपोनेंट या फिर स्टेप ऑफ मिलियू थेरेपी, यानी कि एक थेरेपिस्ट जब पेशेंट को ये थेरेपी दे रहा होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो या तो स्टेप होते हैं किसी भी थेरेपी के या फिर टेक्निक होती हैं। सो हम दो थेरेपी ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, आपकी बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी। तो उसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें से बिहेवियर थेरेपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही थेरेपी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एकेडमिक एग्जाम में जो एग्जाम रहते हैं आपके, उनमें थर्ड ईयर के साइकेट्रिक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मैं मेन थेरेपी पढ़ा रही हूँ। सो कंपोनेंट और स्टेप देख लेते हैं मिलियू थेरेपी के। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है तो उसमें क्या किया जाता है, डेली कम्युनिटी मीटिंग, यानी कि जिस ग्रुप को थेराप्यूटिक ये आपकी मिलियू थेरेपी चल रही होती है उस ग्रुप को डेली मीटिंग करनी होती है, यानी कि स्टाफ उनके लिए क्या करेगा, डेली ही मीटिंग करेगा। सो इसमें क्या रहेगा, डेली कम्युनिटी मीटिंग में क्या क्या होता है। इन मीटिंग्स इंक्लूड मैनी पेशेंट्स, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे ग्रुप बनाते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो लगभग 60 to 90 पेशेंट्स का, मान लो किसी एक मेंटल असाइलम में भर्ती हुए हैं लगभग 100 या 150 to 200 पेशेंट्स उसमें भर्ती हुए हैं। तो जिनको ये सब चीज़ें डेवलप करनी है जिन पेशेंट्स में, चाहे वो आपके किसी भी वार्ड का हो, चाहे वो आपके सीजो फीमेल वार्ड का हो, मेल वार्ड का हो, सीजोफ्रेनिया का हो, मेनिया को, किसी का भी हो, पर अगर पेशेंट्स के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है, पेशेंट्स के अंदर ये सिखाना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरों के लिए आप कितना सोच सकते हो, ये सब सिखाना है उन पेशेंट्स में, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस थेरेपी में। तो वो इन पेशेंट्स को दी जाती है थेरेपी। तो उसमें ग्रुप लगभग बनाते हैं 60 to 90 का, एंड स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व होगा, पेशेंट्स और स्टाफ दोनों इन्वॉल्व होंगे। ऑल स्टाफ इंक्लूडिंग एडमिन, मतलब पूरा स्टाफ रहता है, इंक्लूडिंग एडमिन का मतलब कि जिसने ग्रुप बनाया हुआ है, मे बी इन्वॉल्व, सारे के सारे इन्वॉल्व रहेंगे इसमें जब डेली मीटिंग करेंगे तब, उसकी बात कर रहे हैं। वेरी सीरियस पेशेंट आर नॉट इंक्लूडेड, जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि सीधी सी बात, किसी भी डिजीज़ का मेंटली इल पेशेंट हो वो मिलियू थेरेपी में तब इन्वॉल्व हो सकता है जब वो कुछ थोड़े से काम करने के लिए एविल हो। अब बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट हो, वो
नहीं आ सकता इस थेरेपी में। जब उस स्टेज पे मतलब पेशेंट थोड़े ठीक होने लगते हैं तब जाके उन पेशेंट्स को मिलियो थेरेपी दी जाती है। सो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट है इसमें मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली अबाउट 60 मिनट, और जो मीटिंग चलती है वो लगभग 1 घंटे करनी ही करनी है। नेक्स्ट है डिस्कशन इज अबाउट डेली लाइफ इन द वार्ड, और जो मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं वो किस बारे में होता है कि वार्ड के अंदर डेली लाइफ क्या है पेशेंट्स की, वो क्या करते हैं, सुबह से उठ के शाम तक क्या करते हैं, मेडिसिन कब लेनी है, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, खेलना कूदना, यही सब होता है उनका, और कब साफ सफाई रखना, तो उसी बारे में डिस्कशंस होगा इन मीटिंग्स में। पेशेंट्स टॉक्स अबाउट देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर, और पेशेंट्स यहाँ पे अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर के बारे में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस इज इनकरेज्ड। सो ओपन ऑनेस्ट डिस्कशन क्या कि देखो वो तो मेंटली इल पेशेंट है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो मन आएगा वो बातें करेंगे, लेकिन जब मीटिंग चल रही होती है तो एज ए स्टाफ, एज ए नर्स, जो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं स्टाफ वगैरह, वो सिर्फ पेशेंट को वही डिस्कशन करने के लिए एनकरेज करेंगे जो ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट का मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ओपन हो, ओपन का मतलब एकदम क्लियरली उसमें और पेशेंट्स भी समझ में आए उनको, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें रहेगी। सो ये हो गया आपका फर्स्ट जो स्टेप है कि हमको डेली मीटिंग करनी है, उस मीटिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ हमने बता दिया है। सेकेंड देखो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट गवर्नमेंट और बोर्ड काउंसिल। सो इसमें पेशेंट गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि पेशेंट्स को ये फील होता है कि इस चीज़ के मेन मालिक हम ही हैं, कुछ भी काम उनको ऐसा करने के लिए देते हैं, क्योंकि हमने बताया है इस थेरेपी में पेशेंट्स और जो स्टाफ होता है वो एक साथ मिलकर काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे मेंटली इल पेशेंट है, अगर उसको कुछ लिखना आता है तो उसमें अगर कोई भी चीज़ें हैं, कुछ बनाना है लिखने से रिलेटेड छोटा मोटा, तो स्टाफ पेशेंट को दे सकता है कि ये करो मेरे साथ बैठ के, उस तरीके के, तो पेशेंट वहाँ गवर्नेंस फील करता है कि मैं हूँ अथॉरिटाइज पर्सन, तो उसी को बोर्ड या फिर बोर्ड काउंसिल। बोर्ड काउंसिल का मतलब कि इस बोर्ड का मालिक मैं हूँ, एक तरीके से मैं सब चीज़ें बताऊँगा, तो किसी भी बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये चीज़ फील करवाते हैं जो स्टाफ रहते हैं पेशेंट्स को, तब ये थेरेपी और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसमें देखो क्या होगा, पेशेंट्स हेल्प इन मैनेजिंग बोर्ड एक्टिविटी। तो इसमें कब वो ऐसा फील कर रहे होते हैं कि पेशेंट खुद से, यानी कि देखो ये काम बोर्ड एक्टिविटी मैनेज करना स्टाफ का काम होता है ना, पूरी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं जो स्टाफ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनिनेस, हाउसकीपिंग कैसे होनी है, डेली रूटीन क्या बनना है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, एक्सरसाइज कब होनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें, तो ये सब चीज़ें एक स्टाफ का काम होता है, पूरा मॉनिटर, सुपरविजन या फिर उनको सिखाना करना, लेकिन यहाँ पे पेशेंट भी कर रहे होते हैं साथ में मिलकर। यही इस थेरेपी की खासियत है। इसीलिए तो उसको कम्युनिटी बोल रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, तभी तो इस थेरेपी को कम्युनिटी बोल रहे हैं कि मोर देन एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इसमें एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो उनमें एक चीज़ आती है कि लोगों, पेशेंट्स ये सीख जाते हैं कि लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे कम्युनिकेट करना है ना। नेक्स्ट इसमें देखो क्या करते हैं, पेशेंट शुड डिवाइडेड स्मॉल ग्रुप 5 to 6 मेंबर, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जैसा एक गवर्नेंस फील कराने के लिए जो स्टाफ रहते हैं वो क्या करते हैं कि 5 to 6 मेंबर का एक ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप ही डिसाइड करेगा, किसी ग्रुप को जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी को डेली रूटीन की, किसी को एक्सरसाइज की, किसी को पर्सनल हाइजीन की, या फिर किसी को क्लीननेस, हाउस कीपिंग कैसे मेंटेन करना है, तो इस तरीके से जो वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कितने लोगों को स्टाफ के साथ काम करना है ये सब कर देते हैं डिसाइड, ठीक। तो 5 से 6 मेंबर का एक ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट है सम पेशेंट में असाइन टू ऑब्जर्व हाई रिस्क पेशेंट लाइक सुसाइडल पेशेंट। ये देखो ये स्टाफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नहीं, पेशेंट पे आ गई कि नहीं, कि जैसे मान लो एक डिप्रेशन के पेशेंट हैं, वो सुसाइडल रिस्क पे हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन करना स्टाफ का काम है, लेकिन जो थोड़े से ठीक हो चुके हैं पेशेंट और थेरेपी में इन्वॉल्व हैं, तो उन पेशेंट्स को जो स्टाफ रहता है वो काम दे देता है कि इनको आपको 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि वो सुसाइडल रिस्क पे हैं। नेक्स्ट है ए स्टाफ मेंबर इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर सुपरविजन, लेकिन ये सब काम पेशेंट के द्वारा ही करवाया जा रहा होता है। यहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी थेरेपी चल रही होती है, जैसे हाउस कीपिंग, डेली रूटीन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, मेडिसिन टाइम टेबल और आपका जो प्लेइंग टाइम टेबल होता है, सब कुछ पेशेंट हैंडल करते हैं, लेकिन उसमें एक स्टाफ ऑलवेज प्रेजेंट रहता है सुपरविजन करने के लिए, क्योंकि वो हैं तो मेंटली इल ही पेशेंट ना, तो अगर बिल्कुल उन पे छोड़ दोगे तो वो तो कुछ का कुछ ही कर देंगे। सो पेशेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए बेशक कर रहे होते हैं, लेकिन सुपरविजन में करवाते हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड जो रहता है वो क्या स्टेप है, स्टाफ मीटिंग रिव्यू। देखो सबसे पहले तो उन्होंने खुद एक मीटिंग की पूरे पेशेंट्स और स्टाफ के साथ मिलकर हुई थी पूरी, उसके बाद उन्हें एक पेशेंट्स को अथॉराइज्ड फील कराने के लिए उनको क्या सब देना है वो करते हैं। फिर स्टाफ मीटिंग रिव्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ आपस में मीटिंग करता है और ये देखता है। यहाँ पे सबसे बड़ा रिव्यू जो होता है वो होता है स्टाफ के ओन एक्शंस और रिस्पॉन्सेस का, कि बोर्ड के अंदर स्टाफ का क्या एक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सेस है, उसका ही डिस्कशंस होता है अपने जो स्टाफ वाली मीटिंग में। तो उसमें पूरे हायरार्की पर्सन बैठे होते हैं, यानी कि उसमें बोर्ड नर्स इंचार्ज वगैरह पूरा स्टाफ सब कुछ, डॉक्टर्स वगैरह सब होते हैं।
तो ये मीटिंग भी होती है, वो भी थेराप्यूटिक कम्युनिटी का ही हिस्सा होती है। उसके बाद होता है लिविंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि पेशेंट को क्या हम यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश करते हैं। लिविंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे सिखाएंगे, इसमें देखो गिवन टू पेशेंट रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे आते हैं, अब सुनो एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा, जैसे अभी हम तुम्हें ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जस्ट पढ़ रहे हो इसको, ठीक है, सीख रहे हो, लेकिन ये रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है। कब होगा वो? तब होगा रियल एक्सपीरियंस जब आप साइकेट्रिक के बोर्ड के अंदर हो, वहाँ थेराप्यूटिक कम्युनिटी चल रही हो, पेशेंट्स के ग्रुप बने हो, उनके बीच में आप काम कर रहे हो, तब वो रियल एक्सपीरियंस होता है। समझ गए? सो यहाँ पे भी वही होता है कि पेशेंट को रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। वो कैसे देते हैं कि पेशेंट से कहते हैं सारे काम करो, जब वो करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस करेंगे रियल चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गई है, दे लर्न बाई लिविंग एंड डूइंग। सो वही चीज़ आ गई कि नहीं, वो सब कुछ सीखते हैं रहने के थ्रू, वहाँ पे रह रहे हैं उसके थ्रू, और करके जो कुछ भी बोर्ड में काम हो रहा है वो सब कुछ करके ही उनमें वो एक्सपीरियंसेस आते हैं, सब कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है दे लर्न बाई डूइंग डेली एक्टिविटीज़। कैसे सीखते हैं? जो भी डेली बोर्ड में काम चल रहे होते हैं, जो कुछ भी हो रहा होता है, उनके थ्रू ही सीखते हैं। तो ये स्टेप भी इन्वॉल्व होता है थेराप्यूटिक कम्युनिटी में आपकी, इसमें, ठीक है, मिलियू कम्युनिटी थेरेपी में। सो ये आपके 4 मेन स्टेप हो गए इसके आपके मिलियू थेरेपी के। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या था? डेली कम्युनिटी मीटिंग करेंगे, जिसका टाइम 60 मिनट रहेगा, 60 to 90 पेशेंट्स के अलावा, और पूरा स्टाफ रहता है, उसमें हमने सब कुछ बता दिया था क्या क्या होना चाहिए। दूसरा पेशेंट गवर्नमेंट और बोर्ड काउंसिल, उसमें क्या करते हैं, इस स्टेप में क्या करते हैं कि पेशेंट को ही सारे काम सौंप देते हैं करने के लिए, डिवाइड ग्रुप बना के डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, किसको क्या करना है। नेक्स्ट स्टाफ मीटिंग रिव्यू करते हैं, जिसमें पूरा स्टाफ एक साथ बैठता है, इसमें पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और पूरा डिसाइड करते हैं कि हमारे एक्शंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि स्टाफ का वहाँ पे पूरा रोल क्या है, वो आपस में डिस्कस करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है लिविंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी में ये है, इस स्टेप में ये होता है कि पेशेंट को करने के थ्रू रियल एक्सपीरियंस देते हैं, यानी कि एक जगह बैठ के नहीं सिखाते, जो चीज़ उन्हें सिखानी है उसको करवाते हैं। नेक्स्ट इसके देखो एडवांटेज क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी थेरेपी ग्रुप में चल रही है एक, ठीक। तो इसमें देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है, पेशेंट बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद अदर, क्योंकि 60 से 90 लोगों के बीच में काम कर रहा है कोई इंसान, तो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना सीखेगा, उनको यही तो सिखाया जा रहा है थेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी कि तुम्हें दूसरे की केयर करनी है, या फिर दूसरों का पूरा खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको खाना देना है, उसमें पेशेंट ही करते हैं। मेरी जब ड्यूटी लगती थी, मैंने देखा है कि पेशेंट ही खाना बांट रहे होते, पानी बांट रहे होते, सबका सामान ठीक करके रख रहे होते, साफ सफाई, ये सब पेशेंट ही करते हैं। और वो ये नहीं होता है, हम लोग ये नहीं कहते कि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको वार्ड में रखे, ये काम करवाते, वो काम नहीं, वो एक थेरेपी का पार्ट होता है पेशेंट्स के लिए, ठीक है। सो इसमें देखो नेक्स्ट है डेवलप लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल क्यों डेवलप होगी? क्योंकि उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है पेशेंट्स को, तो ऑब्वियसली उनमें लीडरशिप स्किल आएगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग टू सेल्फ एंड अदर, ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है बिकम सोशियो सेंट्रिक। अब इसमें सेल्फ सेंट्रिक नहीं बनते। सेल्फ सेंट्रिक में क्या होता है, जो भी पर्सन सेल्फ सेंट्रिक होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सोशियो सेंट्रिक का मतलब क्या है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है लर्न ग्रुप लिविंग, यानी कि टीम वर्क करना सीख जाते हैं। पार्टिसिपेशन इन मेंटेन रूल लाइक बेड टाइम, मील टाइम, यूज ऑफ टीवी, रेडियो, ये सब सीख जाते हैं कि उनको कब सोना है, कब खाना खाना है, कब टीवी देखनी है, कब रेडियो बजाना है, कब खेलना कूदना, सब कुछ वो एक टाइम टेबल से रूल्स के थ्रू करने लगते हैं। तो ये होगा एडवांटेज। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इस थेरेपी के। वो क्या हो सकते हैं? रोल ब्लरिंग बिटवीन स्टाफ एंड पेशेंट, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। मैं लिख दे रही हूँ, ये नॉर सेट वगैरह जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस है कि रोल कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा कौन सी थेरेपी में हो सकता है? वो आपकी कम्युनिटी मिलियू थेरेपी में इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें स्टाफ और पेशेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। जो काम स्टाफ करता है वो पेशेंट को भी दिया जाता है। सो इसमें रोल कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको क्या करना है। नेक्स्ट है नो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप, नो वन टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ भी गलत काम होता है तो कोई एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा, समझ रहे हो? तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, और कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी किसको क्या करना है, वहाँ सब ग्रुप में काम कर। इंडिविजुअल नीड्स इग्नोर्ड, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअली पर्सन्स को क्या ज़रूरत है वो फोकस नहीं की जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ तो सारा जितने पेशेंट है सबको एक जैसा सब कुछ दिया जा रहा होता है, तो उसके बीच में अगर किसी इंडिविजुअल की कोई अपनी खुद की पर्सनल नीड्स हो गई, उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर्ड ही हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए। नर्सेस के क्या रोल होंगे इस पूरे थेरेपी में? सो देखो मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट फर्स्ट, क्योंकि उसमें हर तरीके के मेंटली इल पेशेंट होते हैं, तो वो कभी जरूरी नहीं कि वो बेसिक थेरेपी के अंदर इन्वॉल्व है, वो कभी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी कर सकते हैं। सो सेफ एनवायरनमेंट रखना है। नर्सेस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पेशेंट, यानी कि खुद के जो काम है वो पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकती है, उनके साथ मिलकर कर सकती है। एनकरेज द पेशेंट फॉर पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट है गिव फीडबैक टू पेशेंट, और पेशेंट को फीडबैक देना कि वो जो काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, वो सब फीडबैक देना, ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है नर्सेस मॉनिटर एंड सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़, नर्सेस सारी चीज़ों को वो सुपरवाइज करेंगी,
कुछ इंपॉर्टेंट नोट 2 लाइन लिखी हुई है वो देख लेते हैं। एवरीवन पेशेंट प्लस स्टाफ वर्क टुगेदर इक्वली फॉर ट्रीटमेंट। यही हो रहा ना इस पूरी थेरेपी में कि ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट्स को सही करने के लिए, उसकी फिर से एक मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पेशेंट्स और स्टाफ एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं इस थेरेपी में। नेक्स्ट है पेशेंट टॉक फ्रीली, शेयर्ड वर्क, टेक डिसीजंस, लीडरशिप, लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। तो यही सब सीख रहा होता है पेशेंट कि फ्रीली टॉक करना, सब कुछ शेयर करना, वर्क को शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलकर करना, डिसीजंस को लेना, लीडरशिप सीखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है अपनी वो सब सीखना, इस थेरेपी के थ्रू यही सब सीख रहे होते हैं। सो ये हो गया आपका ऑल अबाउट मिलियू थेरेपी, यानी कि कम्युनिटी थेरेपी जिसको हम बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये थेरेपी बहुत अच्छे से समझ में आ गई और आप अपने एग्जाम में एकदम फटाक से लिख सकें। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें मेरी क्लास, जिससे कि हम और अच्छी क्लासेस बनाते रहें और धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसमें। सो अपनी साइकेट्रिक खत्म होने के बाद हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। सो इसमें आप पढ़ते रहें और हेल्दी रहें, बिना स्ट्रेस के पढ़ें, खुशी खुशी पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और दिन ब दिन बेहतर होते जाएं। और जो बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर में हैं वो अपनी कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ कर सकते हैं, और वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम निकल जाएगा उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। और प्राइवेट की तरफ कभी मत भागना ज़्यादा, पहले कोशिश करना कि आप एक नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखो नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती हैं। और किसी में भी सैलरी जो रहती है वो 80 से तो कम होती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी, एम्स तो 1+ ही चला गया है, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो भी 85, 80, 88 के लगभग 94 ऐसे लगभग पूरी सैलरी हो चुकी है। सो जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी जॉब मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और प्लीज़ मेरी क्लास भी शेयर करते रहें।